हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सिविल क्लब एसएससी जेईई में आप सभी का स्वागत है। और आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार पीएससी के प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके प्री एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, जो कि आपके अप्रैल में होने वाले हैं। और इस प्रैक्टिस सेट में आपका पूरा कंप्लीट 150 क्वेश्चन होगा और कोशिश ये रहेगी कि 2 आवर के अंदर ही अंदर हो जाए। तो आप लोग आराम से पेन कॉपी लेके इसे एज अ प्रैक्टिस पेपर सेट के फॉर्म में आप दे सकते हैं। मैं जब भी क्वेश्चनों को बताऊंगा, जो आंसर बताऊंगा, उसके साथ साथ मैं थोड़ा डिटेल ऐड करता जाऊंगा, ताकि आप जब प्रैक्टिस सेट दें तो आपको कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन भी मिलती जाए साथ ही साथ। ठीक है, तो आज मेरा पहला प्रैक्टिस सेट है आपके बिहार पीएससी के लिए। और समझ लीजिए आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है ये सेशन आपका। और ये एट लीस्ट मैं कम से कम कोशिश ये करूँगा कि इन 60 डेज में आपके कम से कम 50 प्लस मैं प्रैक्टिस सेट करा दूँ, ताकि कोई प्रैक्टिस सेट ना रह जाए, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन का हो। जो इम्पोर्टेंट है, जो अच्छे पब्लिकेशन है, उन सभी के मैं आपके प्रैक्टिस सेट करा दूंगा विद डिटेल डिस्कशन। और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे साइंस मैथ करंट के, उसके मैं टॉपिक वाइज आपको बिहार पीएससी के लिए प्रोवाइड कराता रहूँगा वीडियो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया था। ऑप्शन फर्स्ट क्या है? चालुक्यों द्वारा, चोलों द्वारा, चंदेलों द्वारा, पल्लवों द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा किसके द्वारा जाएगा? महाबलीपुरम। जो महाबलीपुरम था उसमें जो रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था वो आपके पल्लवों के द्वारा कराया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पल्लव हो जाएगा। अगर बात की जाए कि पल्लव के द्वारा कराया गया था, तो इसमें अगर मैं डिटेल की बात करूं तो जो आपका ये महाबलीपुरम है, ये जो आपका महाबलीपुरम है, ये सप्तरथ मंदिर का निर्माण, इसमें जो महाबलीपुरम का जो सप्तरथ मंदिर है, इसमें कई सारे मंदिर है, तो जो सप्तरथ मंदिर है उसका निर्माण आपका किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय, वो सॉरी नरसिंह वर्मन प्रथम प्रथम ने कराया था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। और साथ ही साथ ये जो आपका मंदिर है इसको मल्लालपुरम भी कहा जाता था। तो ये इसका एक पॉइंट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आप लोग पेन कॉपी लेते जाइएगा और बस आंसर क्वेश्चन आंसर लिखते जाइएगा, ठीक है। और फिर लास्ट में जब आपके 150 क्वेश्चन होंगे, देखिए बेटा, क्योंकि 150 क्वेश्चन है तो वीडियो लॉन्ग चली जाएगी, 1-2 आवर की जा सकती है, ठीक है। कुषाण शासक कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? हीनयान, महायान, वज्रयान या लोकायान? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, आंसर नंबर बी के साथ चला जाएगा। कुषाण शासक जो आपका कनिष्क था वो महायान के समय में था, जो कि किससे रिलेटेड था? आपका बौद्ध धर्म से। किससे रिलेटेड था? बौद्ध धर्म का। और जो कनिष्क के जो आपका महायान जो शासक था कुषाण वंश के समय, तो इस समय जो बौद्ध संगीति चल रही थी, ये कौन सी संगीति चल रही थी? आपकी बौद्ध संगीति चौथी चौथी बौद्ध संगीति थी, जो कहाँ पे आयोजित की गई थी? जो कि कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी। तो इसका ए बी आंसर होगा कश्मीर के कुंडल वन ग्राम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? 32 बार, 34 बार, 36 बार, 38 बार। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा बेटा, आंसर नंबर किसके साथ चला जाएगा? सी के साथ जाएगा, 36 बार। तो जो हमारा ऋग्वेद है उसमें कितने टोटल मंडल होते हैं? 10 मंडल है। कितने मंडल हैं टोटल? 10 मंडल है। 10 मंडलों में से आपका जो सबसे प्राचीन मंडल माने जाते हैं वो दूसरा और 7वां मंडल माना जाता है। आर्य शब्द का जो उल्लेख है मैंने आपको बता दिया, 36 टाइम्स हुआ है, 36 बार किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। चार्टर 1833 में चार्टर एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको ध्यान रखना, असत्य कथन छांटने। तो देखिए बेटा, बिहार पीएससी क्या कहता है? बिहार पीएससी ये नहीं कि आप वन लाइनर क्वेश्चन को रट लें और उससे निकल जाए। बिहार पीएससी ये कहता है कि अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसका एंड तक उससे कंप्लीट करना है आपको, मतलब पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट करना है। क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन आपसे ना एक ऑप्शन ये यहाँ पे जरूर दिए होता है ई, जो ई ऑप्शन दिए होता है, इसका मतलब ये हो गया कि आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। और मैं जो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ यहाँ पे, तो मैंने काफ़ी पेपरों का एनालिसिस किया, तो जो ई वाला ऑप्शन है वो रेयर 13 to 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका ऑप्शन ई होता है। अदरवाइज मोस्टली क्वेश्चन आपके 1 पॉइंट ऑफ आंसर होते हैं ए बी सी डी में, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है? चाय और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया था 1833 में। कि कंपनी का ऋण ब्रिटिश सरकार ने अपने ऊपर ले लिया था। ब्रिटिश सरकार को अपनी कंपनी से सभी शेयर होल्डरों का 10.5% का लाभांश देना था। कंपनी ने भारत के अगले 20 वर्षों तक की स्वतंत्रता देने की घोषणा की थी, या उपयोग में से कोई नहीं।
तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा बेटा आंसर नंबर ई के साथ जाएगा, क्योंकि इसमें 2 पॉइंट आपके कैसे हैं कि जो आपके सही मिल गए। पहली बात तो कंपनी का ऋण ब्रिटिश सरकार के ऊपर ले लिया गया था, ये भी सही है। ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी के 10.5% का प्रतिशत का लाभांश हुआ था, ये भी सही है। और कंपनी ने भारत के अगले 20 वर्ष तक स्वतंत्रता देने की घोषणा की थी। तो ये तीनों ही आपके चार्टर्ड एक्ट जो 1833 थे उसके बारे में कथन सही थे। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा ई के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन बहुत सारे हैं इसलिए बीच में थोड़ी स्पीड तेज भी हो जाएगी, तो परेशान मत होइएगा। लखनऊ पैक्ट 1916 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह पहला अवसर था जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस के अधिवेशन एक साथ हुआ था। ओके। इस कांग्रेस में गर्मपंथी और नरमपंथी दलों का सम्मेलन हुआ था। ओके ठीक है, ये भी सही है। इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस इसके भी समझौता हुआ, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि 1916 में इन दोनों के बीच समझौता हो गया था जिसे पूना एक्ट के तहत माना गया था। और कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार तथा आपके मुस्लिम लीग अधिवेशन मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, ओबीसी। तो देखिए जब भी बेटा आपको लगे कि एक या दो से दो क्वेश्चन ऑप्शन सही हो रहे हैं, बी और सी हो रहा है, तो आप हटाक से इसमें क्या लगा सकते हैं, ई ऑप्शन। आप ये ऑप्शन लगाएं और उसके बाद आगे उसमें बढ़ जाएं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गए। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6 नंबर 5 तक हो गया। नवीनतम खोजों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसके अनुसार सबसे बड़ा नगर कौन सा आपका था? तो ये सबसे बड़ा नगर था आपका राखीगढ़ी। कौन सा था आपका? राखीगढ़ी आपका सबसे बड़ा नगर था, जो इस समय अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो हरियाणा राज्य में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? हरियाणा में। ठीक है, और ये हरियाणा राज्य के जो आपकी घाघर नदी है, घग्गर जो नदी है उसके पास है, घग्गर नदी के पास, घग्गर नदी के तट पे स्थित है। इसकी जो खोज की थी, इसकी खोज की थी आपकी सूरज भान ने। किसने की थी? सूरज भान ने की थी इस नगर की खोज। सूरज भान ने कब की थी? 1969 में की थी। 1969 में इसकी खोज की थी। और इसे कांस्य युगीन युग भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ से कांस्य से रिलेटेड काफी वस्तुएं प्राप्त हुई थी, इसलिए कांस्य युगीन इसे माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। द पुस्तक द स्पिरिट ऑफ इस्लाम के लेखक कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान। देखिए बेटा मैं सब ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, जिसमें जरूरत होगी उसी में पढ़ूंगा। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा आंसर नंबर डी के साथ जाएगा, सैयद अमीर अली। तो सैयद अमीर अली के द्वारा द स्पिरिट ऑफ इस्लाम लिखी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने की घोषणा कब की गई थी? अब देखिए बेटा बिहार पीएससी ये डेट के साथ पूछता है, ये हमेशा याद रखिएगा कि बिहार पीएससी हमेशा डेट जरूर पूछता है। तो जब भी आप किसी की आंदोलन की डेट सन याद करते हैं तो उसके साथ उसकी डेट जरूर याद करिएगा। डेट कभी कभी तो वो डेज भी पूछ लेता है। ठीक है, तो डेट और डेज इन दोनों पे विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा 11 अक्टूबर 11 अक्टूबर क्या हो जाएगा? 11 अक्टूबर 1940। 11 अक्टूबर 1940 को आपका व्यक्तिगत जो सत्याग्रह था वो आपका खत्म हो गया था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह था, इसमें गांधी जी प्रथम सत्याग्रही थे। क्या थे? जो हमारे गांधी जी थे वो प्रथम सत्याग्रही थे, महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी हमारे प्रथम सत्याग्रही थे। और सॉरी एक मिनट, जो गांधी जी ने चुना था, गांधी जी ने किसके रूप में चुना था? जो विनोबा भावे थे, सॉरी यहाँ पे जो विनोबा भावे थे वो प्रथम सत्याग्रही के रूप में पहली महिला चुनी गई थी, जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर ली गई थी। और उसके बाद जो दूसरे नंबर में थे बेटा आपके वो पीटी नेहरू जी को, दूसरे नंबर में पीटी नेहरू जी को चुना गया था। ठीक है, किसके लिए? व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए। नेक्स्ट में चलते हैं कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा कौन थे, आपको आंसर टिक कर लेना है। मैं थोड़ा टाइम देता हूं ताकि सॉरी ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन पढ़े मैं तुरंत आंसर बता दूं तो आप लोग सोच भी ना पाएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ब्योमकेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। तो ब्योमकेश चंद्र बनर्जी जो थे इन्होंने आपका क्या किया था? हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय थे। उसके बाद बात की जाए तो दादा भाई नौरोजी, जिन्हें हाउस ऑफ कॉमन्स में पहुंचने वाले पहले एशियाई शख्स थे। तो इस चीज को भी याद रखेंगे कि दादा भाई नौरोजी जो थे वो हमारे पहले शख्स थे जो एशिया की तरफ से आपके हाउस ऑफ कॉमन्स में पहुंचने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? जो त्रिपुरी संकट था उसके बाद जो कांग्रेस का अध्यक्ष था वो किसे चुना गया था? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा आंसर नंबर सी के साथ राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में लीडर समाचार पत्र की निम्नलिखित में से किसने शुरू? तो बेटा सिंपल है, लीडर समाचार पत्र किसने चालू किया था इसका आंसर आपको बताना है।
तो ये जो लीडर समाचार पत्र है ये आपका मदन मोहन मालवीय जी ने चालू किया था। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद अगर मैं कुछ और न्यूज़पेपर की बात करूं तो इसमें से कुछ आ जाते हैं जो आपके लीडर होते हैं जिन्होंने नए नए आपके समाचार पत्र चालू किए, जिसमें से मैं आपकी बात करता हूं। तो इनमें से अगर मैं एनी बेसेंट की बात करता हूं तो जो एनी बेसेंट थी उन्होंने अपना समाचार पत्र कॉमनवेल चालू किया था। क्या चालू किया था? कॉमनवेल। कॉमनवेल करके एक समाचार पत्र था जो इन्होंने चालू किया था, एनी बेसेंट ने। और न्यू इंडिया, और किसका प्रकाशन किया था? न्यू इंडिया। तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल आपके एनी बेसेंट के द्वारा आपका समाचार पत्र लागू किया गया था, चालू किया गया था। उसके बाद अगर एक और बात कर दें तो लोकमान्य तिलक द्वारा भी एक समाचार पत्र चालू किया गया था जो मराठा और केसरी था। क्या था? मराठा और केसरी। मराठा और केसरी करके आपका समाचार पत्र चालू किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा चालू किया गया था? ये आपका लोकमान्य तिलक के द्वारा चालू किया गया था, लोकमान्य तिलक के द्वारा, लोकमान्य तिलक। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप, अच्छा बेटा ये जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ इन्हें आप कॉपी पेस्ट लिख भी सकते हैं। ठीक है, और सुन तो रही होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, बंगाल के ब्लैक होल की घटना कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी? तो इसमें से आपके कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी बंगाल के ब्लैक होल घटना में? तो इसमें टोटल 123 लोगों की घटना हुई थी। ठीक है, और ये आपका कब हुआ था? 23 जून। ये आपका 20 जून 1756 में बंद कर दिया गया था, जो 23 जून को फिर से खोला गया था। जिसमें मात्र कितने लोग जिंदा बचे थे? जिसमें से ओनली 23। देखो, मान लिया कि अगर मृत्यु का पूछ लिया तो हो सकता है कि बचे पूछ ले, तो 23 लोग बचे थे ओनली। किसमें बचे थे? 23 लोग। ठीक है, ये चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। 12 तक हो गया, 13 में आ जाते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्लासी की युद्ध कब से और किसके किसके बीच हुआ? तो देखिए यहाँ भी आपको देखिए डेट दे रखी है, 23 जून 1797 बंगाल के नवाब मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। तो इसका जो राइट आंसर आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कि कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा बेटा ये जाएगा 23 जून। 23 जून 1797 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। ठीक है, और इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। किसकी जीत हुई है? इसमें अंग्रेज जीत गए थे हमारे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नगर और उनके संस्थापक के सही जोड़ों का मिलान कीजिए। तो आपको बताना मुंबई नगर किसके द्वारा खोजा गया था? तो ये मुंबई नगर खोजा गया था आपका, इसका जो राइट आंसर होगा ये ओनाल्ड ऑक्जियर के द्वारा खोजा गया था। कलकत्ता की बात की जाए तो कोलकाता आपका जॉब चारनाक के द्वारा खोला गया था। और जो मद्रास था बेटा, मद्रास आपका जैसे चेन्नई बोलते फ्रांसिस डे। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर इसमें सीधे सीधे देखा जाए तो ए का ए, बी का बी और सी का सी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, इसके अलावा मैं कुछ और शहरों की बात करूं तो इसके अलावा आपके जो भोपाल, जो आपका मान लीजिए भोपाल किसके द्वारा खोजा गया था? तो भोपाल राजा भोज, जो आपके राजा भोज थे उन्होंने भोपाल नगर की खोज की थी। उसके बाद आगरा आपका ये पूछा जाता है एग्जाम, आगरा आपका सिकंदर लोधी किसके द्वारा? सिकंदर लोधी के द्वारा खोजा गया था, बनाया गया था, संस्थापक थे एक प्रकार से। उसके बाद इंदौर की बात कर दी जाए तो इंदौर जो आपका खोजा गया था ये अहिल्याबाई। इंदौर किसके द्वारा? अहिल्याबाई के द्वारा खोजा, अहिल्याबाई के द्वारा संस्थापक थे जिन्होंने इंदौर बनाया। ठीक, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। क्लाइव के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? बंगाल का पहला गवर्नर था, बंगाल में द्वैध शासन लागू किया था, आत्महत्या करने वाला प्रथम गवर्नर था, या बक्सर के युद्ध में पुनः बंगाल का गवर्नर बना। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा बेटा सभी लग रहा है, तो इसका ई ऑप्शन इज द साइन। गवर्नर था, द्वैध शासन भी था, आत्महत्या वाला करना और ये चीज। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ई के साथ चला जाएगा। तो क्लाइव की जो बात करते हैं वो आपका सबसे होने वाला प्रथम गवर्नर था। 1757 में इसकी नियुक्ति की गई थी और दूसरा कार्यकाल आपका इसका 1765 से 1757 तक चला था, 67 तक चला था। तो इसमें चारों कथन आपके क्या हैं? सत्य हैं, चारों कथन सत्य हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर, भारत में पुलिस सेवा के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो जो पुलिस सेवा स्टार्ट करने वाले पहले थे वो कौन थे? आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या थे आपके? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इन्हें ना सिविल सेवा का भी जन्मदाता माना जाता है। जो इस समय यूपीएससी विभाग चलता है वो इन्हीं के द्वारा लागू किया जाता है, इन्हें जन्मदाता माना जाता है। तो ये अधिनियम सबसे पहले 1833 में इन्होंने पारित किया था। कब पारित किया था इन्होंने? 1833 में इन्होंने पारित किया था पहला अधिनियम।
ठीक है। उसके बाद जब 1853 आया, तो सबसे पहले इसकी परीक्षा ली गई। 1853 में सबसे पहले आपकी सिविल सेवा से रिलेटेड परीक्षा हुई। और इसमें जो हमारे पहले भारतीय थे, इसमें से जो हमारे पहले भारतीय थे, उन्होंने 1863 में जो प्रथम भारतीय, जिन्हें कहते हैं सत्येंद्र नाथ बोस, जिन्होंने सबसे पहले आईएएस एग्जाम क्वालिफाइड किया था। सत्येंद्र नाथ बोस कब क्वालिफाइड किया था? 1863 में। प्रथम आईएएस अधिकारी थे सत्येंद्र नाथ बोस, सॉरी सत्येंद्र नाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे जो पहले आपके आईएएस अधिकारी थे, जिन्होंने 1863 में आईएएस की परीक्षा पास की थी। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। भारत के प्रथम रेलवे लाइन की लंबाई कितनी थी? तो देखो बेटा, अब चूंकि लेवल बढ़ चुका तो प्रथम रेलवे लाइन तो पूछता, साथ ही साथ दूसरी रेलवे लाइन भी पूछ लिया जाता। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सब लोग जानते हैं कि 43 किलोमीटर बम्बई तो ठाणे चली थी। मगर उसके साथ ही साथ ये कब चली थी आपकी? 1853 में। और जस्ट इसके एक साल बाद 1854 में एक दूसरी ट्रेन चली थी, जो कहाँ से चली थी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपकी चली थी कलकत्ता से रानीगंज चला था। कहाँ चला था? कलकत्ता से रानीगंज तक। तो ये कलकत्ता से रानीगंज चली थी 1854 में, तो इसे भी याद रखेंगे। 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक 1857 के ब्रिटिश के खिलाफ बगावत का मुख्य रूप से उठ खड़ी हुई थी। कौन सी आर्मी थी? पंजाब थी, मद्रास थी, अवध थी, बंगाल थी। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा बेटा, ये अवध रेजिमेंट था। कौन सा था? अवध रेजिमेंट, जो 1856 में अंग्रेजों के अवध के अधिकार कर लिया था, इसलिए 1857 विद्रोह के रूप में ये आर्मी लगी हुई थी। जिसके बाद अगर ये आर्मी जो थी अवध की लड़ी, मगर अंत में जीत किसकी हुई? अंग्रेजी को हुई। अंग्रेज जीत गए हमारे लास्ट में। और 1902 में आगरा और अवध प्रांतों को मिला के एक प्रांत बनाया, जिसे संयुक्त प्रांत नाम दिया। किस प्रांत नाम दिया? संयुक्त प्रांत। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस सन में अवध और आगरा को मिला के संयुक्त प्रांत का नाम दिया गया। तो आगरा और अवध मिला के आपका जो नाम दिया गया, ये दिया गया 1902 में। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। तो 19 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। ये है 19। कह रहा है कि यंग इंडिया, क्या कह रहा है? यंग इंडिया 1922 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 4 उत्तेजनात्मक लेख लिखने एवं प्रकाशित करने के विरुद्ध में किसे अभियुक्त बनाया गया था? तो किसे बनाया गया था बेटा? तो इसमें महात्मा गांधी, शंकरलाल नायर, जवाहरलाल नेहरू, माखनलाल चतुर्वेदी। तो एक तरफ से अगर देखा जाए तो इसमें सभी मोस्टली शामिल थे, तो इसमें से उपयुक्त एक से अधिक क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें से आपके महात्मा गांधी भी थे, शंकरलाल नायर भी थे, जिन्हें यंग इंडिया के प्रकाशक भी माना जाता है। ठीक है, तो ये दो थे आपके, इसलिए इसके आपका एक से अधिक क्वेश्चन आंसर सही है, इसलिए आपका जो राइट आंसर जाएगा वो ई के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए 20वां, महात्मा गांधी को टाइम्स मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर कब नामित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा 1930 में उन्हें राइट पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। और इसके साथ ही साथ जो टाइम पत्रिका में जो मैगजीन में जो उनका नाम टाइटल दिया गया था, वो दिया गया था आपका संत गांधी के नाम से उस आर्टिकल को दिया गया था। किसमें? टाइम्स मैगजीन ऑफ द ईयर में। ठीक है, नेक्स्ट, जब महात्मा गांधी जी की हत्या हुई तब उसने कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था। ठीक है, तो ये किसने कहा था? ये इसको आपने कहा था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो किन्होंने बोला था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो अल्बर्ट आइंस्टीन वैज्ञानिक थे जिन्होंने गांधी जी को ये वर्ड बोले थे। उसके बाद इनके गांधी जी से रिलेटेड 2 तथ्य हैं। तो पहला है कि महात्मा इन्हें किस नाम दिए, किसने इन्होंने महात्मा का नाम दिया? तो ये दिए था आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इन्हें महात्मा का नाम दिया था। और साथ ही साथ जो आपके राष्ट्रपिता जो इनका नाम दिया गया था, नाम राष्ट्रपिता, तो राष्ट्रपिता जो ये नाम दिया था, ये आपका दिया था सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता कह के बुलाया था। और जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने, इन्होंने महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, उसके साथ ही साथ एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि अर्धनग्न फकीर किसे बोला था? तो अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने बोला था? ये था प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। जो विंस्टन के चर्चिल थे, उन्होंने इन्हें क्या बोला था? अर्धनग्न फकीर। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। वापस वेदी की ओर लौट देखिए बेटा, जिसके पास टाइम होगा, कंसंट्रेशन होगा, वही इस सीरीज को पूरा कर पाएगा। मैं बहुत ही गारंटी के साथ बोलता हूँ कि कुछ लोग 10 क्वेश्चन देखेंगे, 20 क्वेश्चन देखेंगे, कहेंगे हटाओ हमसे नहीं हो पा रहा। जो पूरा लास्ट तक बना रहेगा और जो पूरे प्रैक्टिस सेट करेगा,
उसको मुझे तो नहीं लगता कि प्री में कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक, चलिए। वापस वेदों की ओर लौटने का आह्वान किसने किया था? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, मैं आंसर बताता हूँ, आप लोग अपने आंसर टिक कर लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, आंसर नंबर बी के साथ जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी, उन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना कराई थी। किसकी? आर्य समाज की स्थापना की थी। जिन्होंने कब किया था? ये दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना। अगर आपसे डेट पूछ लेता तो आप याद रखेंगे बेटा, 7 अप्रैल 1875। ये पूरी की पूरी डेट IIT याद रखनी है। 7 अप्रैल 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। अच्छा, बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका जो मूल नाम था, ये मूल नाम मूल शंकर था। मूल शंकर इनका पुराना नाम था, और इन्हें बचपन का कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यही इसकी डिटेल है। तो याद रखेंगे, जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने, उन्होंने आर्य समाज की जो स्थापना की थी, वो कब की थी? 7 अप्रैल 1875 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 20 था। ब्रिटिश भारत ने रजवाड़ों को चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना कब और किस लिए की थी? तो आप लोग इसमें देख लीजिए कौन सा आंसर राइट होगा, आप लोग देख लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, आप पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। इसका राइट आंसर जाएगा आंसर नंबर ए। 1921 में ब्रिटिश मार्गदर्शक के साझे हितों पर परामर्श विमर्श हेतु इन्होंने ये रजवाड़े चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की थी। ठीक है, कब की थी? 1921 में की थी, बस यही इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार से कब दी, और जिसने उन्हें 1919 में वापस कर दी थी? तो इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नाइटहुड की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी आपकी 1915 में। 1915 में ब्रिटिश सरकार ने टैगोर जी को नाइटहुड की उपाधि दी थी, और जिन्होंने 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उसे वापस कर दिया था। नेक्स्ट चलते हैं। मुस्लिम लीग का अगस्त प्रस्ताव के संबंध में क्या रुख नहीं था? अच्छा, इसमें से क्या नहीं था, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए पढ़ते हैं। अल्पसंख्यक संबंधी आश्वासन का स्वागत किया गया। ओके, ये सही है। पाकिस्तान की मांग नहीं मानने जाने पर अस्वीकार कर दिया गया था। ओके। भारत के विभाजन को समस्या का स्थायी हल माना गया। ठीक है। डोमिनियन स्टेट का दर्जा मांगा गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं मांगा गया था। डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं मांगा गया था, क्योंकि नहीं पूछ रहा, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाता है आपका। ठीक है। अच्छा, जो ये डोमिनियन वाला था, ये जो मुस्लिम लीग का जो अगस्त प्रस्ताव था, ये किसने दिया था? तो ये बेटा आपका दिया था लॉर्ड लिन लिथिगो। लिन लिथिगो जो थे आपके, इन्होंने अगस्त प्रस्ताव रखा था, ये था। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है आपसे? वर्ष 1921 में चंद्रशेखर आजाद ने नेतृत्व में किस स्थान पर हिंदू रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किया गया? तो ये किसके अधिवेशन में था आपका? कलकत्ता के शांति निकेतन, अमृतसर, जालिया फिरोजशाही। इसका जो राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा, आप लोग देखिए और फिर मुझे बताएं। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में। ठीक है। तो दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में अक्टूबर कब किया गया था? अक्टूबर 1924 में हिंदू रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, जिसके संस्थापक अध्यक्ष क्या थे? सचिंद्र नाथ सन्याल थे। कौन से? सचिंद्र नाथ सन्याल थे। और 1928 में कब बदला था? आपको यही पूछा है, ये दिए है। 1928 में इन्हें क्या कर दिया गया था? नाम बदल के इन्हें नाम बदल के क्या कर दिया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। वर्ष 1857 के बाद लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कहकर संबोधित किया था? तो ये कहा था आपका, मुझे ख्याल से बी पार्ट होना चाहिए। हाँ सही है, राष्ट्रद्रोहियों की संस्था। क्या कहा था उन्होंने? राष्ट्रद्रोहियों की संस्था। ठीक है, किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने कहा था 1887 के बाद। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में किस आयोग समिति का संबंध ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश भारत के अकाल से नहीं है? तो इनमें से कौन सी समिति जो ब्रिटिश भारत के अकाल से संबंधित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा किसके साथ जाएगा? क्या स्मिथ समिति होगा, आपका स्ट्रेची आयोग होगा, या आपका लायल आयोग होगा? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा हॉलैंड समिति। जो हॉलैंड समिति थी वो अकाल से रिलेटेड नहीं थी। इसके अलावा जो अकाल से संबंधित थे आपकी कैम्पबेल आयोग था, मैकडॉनल आयोग था, उसके बाद जॉन वुडहेड आयोग था। ये सभी आयोग थे
और हालैंड समिति जो थी, इसका जो संबंध था, ये संबंध उद्योग से था। किससे रिलेट कर रही थी? ये उद्योग समिति से, उद्योग से रिलेट करते थे। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। लोकमान बाल गंगाधर तिलक को निम्नलिखित में से किस वर्ष अभियोग चलाकर सजा दी गई थी? तो ये दी गई थी आपको, कब दी गई थी? ये दी गई थी 1908 में। 1908 में इन्हें मांडेल जेल भेज दिया गया था 1000 जुर्माना देखते हुए, और 19 मांडेल जेल भेजा गया था। तो आपसे पूछ सकते हैं कि किस जेल में इन्हें सजा दी गई थी, तो आप याद रखेंगे मांडेल जेल। सॉरी, मांडेल नहीं है ये, शायद मुझे लगता है मांडले जेल है, मांडले जेल में भेजा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के बाद शासन में हुए बदलाव के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? भारत का शासन ब्रिटिश सरकार के हाथ में आया, ये तो सही है। सचिव के पद का सृजन हुआ, ओके। भारत सचिव की सहायता हेतु भारत के एक परिषद गठित हुई, या गवर्नर जनरल वायसराय को कहा जाने लगा। उपयुक्त में से कोई नहीं है, सभी। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, आंसर नंबर सी के साथ चला जाएगा। भारत सचिव की सहायता हेतु भारत में एक परिषदीय गठन की गई थी, ये कथन असत्य है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया गया था। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, जनता को राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार करने हेतु देश भ्रमण के दौरान गांधी जी को कोलकाता के किस वर्ष गिरफ्तार कर लिया गया था? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, इसका राइट आंसर कब किया था? 1929 में। 1929 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, जब वो देश भर में क्या कर रहे थे? दौरा कर रहे थे और राजनीतिक संघर्ष करते हेतु 1929 में इन्हें कलकत्ता में गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, कहाँ पे किया था? कलकत्ता में। नेक्स्ट चलते हैं। थियोफिजिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में कहाँ की गई थी? तो थियोफिजिकल सोसाइटी की स्थापना जो आपकी की गई थी, ये सबसे पहले की गई थी न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में करने के बाद इन्हें मुख्यालय इसका कहाँ पे बनाया गया था? भारत में। तो भारत में इसका मुख्यालय आई थिंक मद्रास में बनाया गया था। कहाँ पे बनाया गया था? मद्रास में। ठीक है, तो मद्रास में इनका व्यापार, इसकी जो स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना HP ब्लैवेटस्की HS अल्काट, ठीक है, अजीब सा नाम है, उन्होंने की थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में घास के मैदान के मानचित्र के अनुसार उत्तर से दक्षिण क्रम में कौन से सजाएं? तो उत्तर से दक्षिण में कौन से, मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये नॉर्थ हो गया, नॉर्थ मतलब इस डायरेक्शन में जाना है आपको, नॉर्थ टू साउथ जाना है, और उसके बारे में आपको बताना है कि क्रम से कौन कौन से आते हैं पहले। तो इसमें देखा जाए तो सबसे पहले अगर मैं देखता हूँ तो सबसे पहले ए पंपास, ओके। दूसरे नंबर में आपका कंपोस आ जाता है, तीसरे नंबर में आपका सेल्वास आ जाता है, और चौथे नंबर में फिर आपका लानोस आएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या हो जाता है? 1 4 2 3। तो 1 4 2 3 आपका सी ऑप्शन सही है, इसलिए आपका ये राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके निम्नलिखित में से हिंद महासागर को गर्म जल धारा नहीं कहते हैं। कहाँ पे गर्म जल धारा नहीं है? विश्वरेखी धारा, अगुलहास धारा, हम्बोल्ट धारा, या फ्लोरिडा धारा? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा बेटा, आंसर नंबर ए के साथ जाएगा, क्योंकि इसमें से कई हैं। फ्लोरिडा भी आपके गर्मी में आ जाती है, हम्बोल्ट भी आपकी ठंडी जलधारा आती है। तो फ्लोरिडा और हम्बोल्ट ये दोनों क्या है? गर्म जलधारा में नहीं आते हैं। ठीक है, अच्छा, चूंकि गर्म जलधारा नहीं है तो हम्बोल्ट आपकी क्या है? ठंडी गर्म जलधारा है। उसके साथ ही साथ आपके फ्लोरिडा अंटार्कटिक की गर्म जल जा रहा है, इसलिए इसके पार्ट में ये विषुवत रेखी भी धारा आ जाती है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर चला जाएगा, एक से अधिक होने के कारण ई हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से यूरेशिया में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान की पहचान कीजिए। तो शीतोष्ण घास के मैदान कौन कौन से हैं? तो ये आपके होते हैं स्टेपीज होते हैं। अच्छा, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं बेटा आपके ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। उसके बाद अगर मैं प्रेरीज की बात करूं तो ये अमेरिका में पाए जाते हैं, अमेरिका के घास के मैदान हैं। उसके बाद वेल्डास ये आपके साउथ अफ्रीका के हैं, और जो आपके डाउन्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया के हैं, डाउन्स है। और एक मिनट, यूरेशिया का जो होता है वो स्टेपीस होते हैं, जो यूरेशिया है उसके स्टेपीस हैं, और जो डाउन्स है वो ऑस्ट्रेलिया के हो गए, वेल्डास आपके साउथ अफ्रीका के हो गए, प्रेरीज आपके अमेरिका के हो गए घास के मैदान। बिहार के न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला, तो ये मैंने आज ही आपको एक वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की, जिसमें बिहार और मैंने भारत दोनों की वन की स्थिति के बारे में बताया है। तो वो वीडियो जरूर देखें जाके। इसमें से बिहार का सबसे न्यूनतम पूछ रहा था, ये आपका जहानाबाद पड़ रहा है,
जहानाबाद है जो आपका सबसे न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है, ठीक है, जहाँ पे 0 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। उसके बाद अगर उसके बाद दूसरे नंबर में बात की जाए तो दूसरे नंबर में आपका शेखपुरा आ जाता है, जहाँ पे आपका 1 वर्ग किलोमीटर का आपका वन है। उसके बाद आपका थर्ड में आ जाता है अरवल, जहाँ पे 4 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, ठीक है। तो इस तरह आपके रिलेट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 49 46 19-20 में चावल के उत्पादन करने वाले बिहार के शीर्ष 3 जिले अवरोही क्रम में। देखो अवरोही पूछ रहा, मतलब बढ़ते थे घटते की ओर, मतलब पहले बिगर होगा, उससे स्मॉलर और सबसे स्मॉलर। तो सबसे ज़्यादा आपका पाया जाता है रोहतास में, रोहतास के बाद आपका दूसरे नंबर में आता है औरंगाबाद, औरंगाबाद के बाद कैमूर। तो ये आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो आपका बिहार में चावल का उत्पादन करता है वो रोहतास है, दूसरे नंबर में औरंगाबाद है, तीसरे नंबर में कैमूर है। और सर्वाधिक उत्पादकता जिला की बात की जाए, अगर जिले की बात की जाए तो सर्वाधिक जिला आपका मधुबनी में है, जिसे अभी आपने करंट में पढ़ा होगा कि मधुबनी की एक पेंटिंग है जिन्हें जीआई टैग दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है, तो ये भी याद रखेंगे। 47 भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को स्पर्श करता है, तो ये तो भैया आप जानते हैं उत्तर प्रदेश है, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं। 8 राज्य और एक आपका कंट्री है जो कि नेपाल है, नेपाल है, और 8 राज्य जिसमें एक दिल्ली आपका केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है। चलिए, दमन गंगा निम्नलिखित में किस नदी का प्राचीन नाम है, तो दमन गंगा किसे बोलते हैं, तो दमन गंगा आपका बेटा है इसे ताप्ती नदी, जो आपकी ताप्ती नदी है उसी का प्राचीन नाम आपका दमन गंगा है। तो जो दमन गंगा है उसका ताप्ती का प्राचीन नाम है। अगर मैं बात करूं तो ये आपके मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में हर महादेव की पहाड़ियों के दक्षिण पार्ट से निकलती है। इसकी जो पूरी लंबाई है वो 724 किलोमीटर है, 724 किलोमीटर आपकी इसकी पूरी लंबाई है। और ये नर्मदा के समांतर पश्चिमी दिशा की बहती हुई कहाँ पे गिरती है, खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ पे गिरती है, खंभात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो ये इसकी डिटेल है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त प्रवाह के किस नाम से जाना जाता है, तो ये बहुत ही सिंपल है, मेघना। मेघना नाम है इसका, कि जब आपके गंगा ब्रह्मपुत्र आपस में मिलती है तो संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। जो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा होता है उसे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। जो इसका विस्तार है, इसका विस्तार हुगली और मेघना नदी के बीच है। और चूंकि हुगली और मेघना नदी के बीच बहुत ही सुंदर वृक्ष पाए जाते हैं, बहुत ही सुंदर वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम भी पड़ जाता है सुंदर वन डेल्टा। क्या पड़ जाता है, सुंदर वन डेल्टा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 50, सरहुल जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व। सरहुल जनजाति के द्वारा कौन सा पर्व मनाया जाता है आपका, तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा किसके साथ जाएगा, कौन सा पर्व मनाते हैं, मुंडा। कौन सा पर्व मनाते हैं, मुंडा। जो सरहुल पर्व मनाते हैं, जो मुंडा, जो आपका कराव मुंडा जनजाति है वो आपका ये पर्व मनाती है, ठीक है, जिसमें बच्चों की जनरली पूजा वूजा की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। मंगलम सिंचाई परियोजना किस राज्य की महत्वपूर्ण परियोजना है। क्या पूछ रहा है, मंगलम सिंचाई परियोजना। तो ये जो मंगलम सिंचाई परियोजना है बेटा, ये आपकी किस राज्य की परियोजना है, केरल राज्य की। केरल के जो केरल के जो आपका संथाल जिला है वहाँ की। तो ये आपकी केरल राज्य के, केरल के जो पालाकोड में भारत में आगे जो पूजा होती है नदियों की, वहाँ पे ये परियोजना लागू की जाती है, मंगलम सिंचाई परियोजना, ठीक है। चलिए दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत की एल्युमिनियम कंपनियों और उसकी अवस्थिति के सम्मिलित उत्तर की पहचान कीजिए। तो इसमें आपको एल्युमिनियम कंपनी से रिलेटेड बताना है। तो इसमें देखिए बालको हीराकुंड, तो ये आपका बालको छत्तीसगढ़ का कोरबा में स्थित है, हीराकुंड में। हिंडाल्को आपका उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में है। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी आपकी, इंडियन जो एल्युमिनियम कंपनी ये उड़ीसा में है। उसका नालको जो है वो आपका कोरापुट जिले में। तो इसमें से कोई भी मिलान सही नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई पार्ट हो जाएगा, इज द राइट आंसर। अब मैं आपको सही बता देता हूँ। तो इसमें जो बालको कंपनी है वो आपके छत्तीसगढ़ के कोरबा में स्थित है। उसके बाद हिंडाल्को आपके यूपी के रेणुकूट में स्थित है। उसके बाद इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी ये आपकी है उड़ीसा के हीराकुंड में स्थित है, हीराकुंड। उसका नालको है जो आपकी बेटा, नालको जो कंपनी है ये आपके साउथ
उड़ीसा के आपके कोरापुट जिले में, कहाँ पे है, कोरापुट जिले, कोरापुट में है। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण पत्तनों में से निम्नलिखित में उससे संबंधित देश का सही क्रम मिलाएं। तो काहिरा पत्तन की बात कर रहा है, काहिरा किस में रिलेटेड है, तो जो आपका काहिरा है वो आपका मिस्र से रिलेटेड है, मिस्र राज्य में। आकलैंड, आकलैंड आपका है न्यूजीलैंड से रिलेटेड। मूरमास्क है आपका किससे, मूरमास्क है आपका रूस से रिलेटेड। और उसके बाद आपका जो लिस्बन है, लिस्बन आपका पुर्तगाल का। तो इससे रिलेटेड कौन सा ऑप्शन सही हो गया, पहले का पहला, दूसरे का पहला, पहले का क्या हो गया, तीसरा। 81 देखते हैं, 81 किसमें, देखिए तो एक ही ऑप्शन है आपका जिसमें 81 है, तो बाकी हम लोग मिला लेंगे उसी अनुसार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी पार्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सवाना तुल्य जलवायु निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है, दक्षिण मध्य ब्राजील, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या दक्कन प्रदेश में। तो इसमें ज़्यादातर आपके दो एरिया में पाई जाती है, ये आपके अफ्रीका में भी पाई जाती है, ब्राज़ील में भी पाई जाती है, तो इसलिए, और आपका साथ ही साथ आपका ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में भी है, तो इसका जो, और दक्कन प्रदेश में भी पाई जाती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, ज़्यादातर इलाकों में पाई जाती है। ठीक है, 55 बिहार, चलिए इंपॉर्टेंट भी है, बिहार से भी है, तो जितने भी बिहार वाले हैं वो तो आपके स्टार हैं। बिहार में गंगा नदी के पश्चिम से पूर्व की ओर मिलने वाली नदियों का सही क्रम देखो, ये है पूरब और ये है पश्चिम। तो कह रहा पश्चिम से पूर्व की ओर, मतलब इस ओर जाने पे कौन कौन सी नदियां मिलती हैं। ठीक है, तो ये बताना। तो इसमें जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आप लोग देखिए, आंसर कीजिए इसका जो राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, मेरे को कमनासा, फिर घाघरा, फिर सोन, फिर गंडक। तो ये इसका क्रम है जो आपके क्या होता है, यहाँ से यहाँ जाती है पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, तो सबसे पहले बात की जाए तो अगर गंगा नदी अगर यहाँ से निकलती है, 1 मिनट में ग्राफ बनाता हूँ, कि अगर गंगा नदी यहाँ से निकलती है तो सबसे पहले नंबर पे क्या मिलती है यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो सबसे पहले नंबर में आपकी कर्मनासर नदी मिलती है, जो कि चौसा के निकट होती है। चौसा एक जगह है, चौसा के पास आपको कौन सी नदी से मिलती है, कर्मनासा। उसका जो दूसरी है घाघरा, जो घाघरा और सोन नदी जो कि आपकी छपरा, घाघरा छपरा से मिलती है, और दानापुर से आपकी कौन सी मिल जाती है, सोन नदी मिल जाती है। उसके बाद आगे चलते हैं तो आगे चल के गंडक नदी जो हाजीपुर के निकट मिलती है, कहाँ पे मिलती है, तो हाजीपुर है, हाजीपुर के निकट आपकी कौन सी नदी मिल जाती है, हाजीपुर के निकट आपकी गंडक नदी मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरह हुए पश्चिम से पूर्व की ओर मिलते हुए चली जाती है। नेक्स्ट में चलते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है, लोकसभा का, राज्यसभा का, कि दोनों का, या विधान परिषद का, या में से कोई नहीं। तो भाई जो आपका उपराष्ट्रपति होता है वो क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभा होता है, वेंकैया नायडू। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है आपका उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदन पद। अच्छा, किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो ये आपका आर्टिकल नंबर कितना, कौन सा होता है, बताएंगे सभी लोग। आर्टिकल नंबर कौन सा था, 64 आर्टिकल नंबर होता है। ठीक है, और ये जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे उसी से लिया गया है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। 57 क्या कह रहा है, 57 केंद्र सरकार के मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से किसके प्रति होता है। तो जो भी केंद्र सरकार के मंत्रियों के व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होते हैं, राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा या प्रधानमंत्री। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये उत्तरदायित्व होते हैं राष्ट्रपति के समेत। ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद जो आपके संविधान में अनुच्छेद जो 74 है वो ये कहता है कि अनुसार राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधान क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है, जिसका प्रधान क्या होता है, प्रधानमंत्री होगा। वहीं जो आपका अनुच्छेद 75 होता है वो ये बतलाता है कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, जो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है, आपका राष्ट्रपति करेगा। तो किस अनुच्छेद के तहत आपके प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, तो एक याद रखेंगे, 75वें अनुच्छेद के तहत कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। मतलब पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति कर देगा, उसके बाद अन्य मंत्रियों की सलाह से अदर मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो जो आपका महाधिवक्ता का उल्लेख है ये आपके किया गया है अनुच्छेद 165 में,
और ये अनुच्छेद 165 के अंतर्गत जो राज्यपाल द्वारा महाअधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, तो जो महाअधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है वो याद रखिएगा राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत के प्रधान न्यायाधीश कौन थे? तो उस समय जो आपके भारत के प्रधान न्यायाधीश थे वो क्या से आपके पीएन भगवती थे। कौन से थे? पीएन भगवती थे उस समय। ठीक है, तो उस समय आपके कौन से प्रधान थे? पीएन भगवती। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है? संविधान सभा का आखिरी सत्र निम्नलिखित में से कब तक चला था? तो ये जो आखिरी सत्र था ये आपका चला था 14 से 26 नवंबर 1949 तक। ठीक है, हम इसे आखिरी भी कह सकते हैं। उसके बाद जो आपका 24 जनवरी वाला है, 24 जनवरी जो 1950 है, उसमें आपके आखिरी बैठक भी उससे भी मान सकते हैं, क्योंकि उस समय क्या हुए थे? संविधान में हस्ताक्षर कराए गए थे, या सभी इनमें हस्ताक्षर किए थे। कब किए थे? 24 जनवरी 1950 में सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। और जो संविधान का पहला सत्र, नया जो पहला सत्र चला था वो चला था आपका 9 से 23 दिसंबर। मैं यहाँ पे साफ करके लिखे दे रहा हूँ, 9 से जो 23 दिसंबर के बीच, सॉरी 9 से 23 सितंबर, 9 से 23 सितंबर कब चला था? 1946 इसमें पहला सत्र चला था आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या करे? पुनर्विलोकन का मतलब होता है सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। क्या कर सकता है? राज्य के किसी भी कानून को वह अवैध घोषित कर सकता है न्यायिक पुनर्विलोकन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसके अनुमोदन से भारत सरकार द्वारा भारत की संचित निधि से कोई भी धन निकाला जा सकता है? तो किसके अनुमोदन से? तो इसका बेस्ट राइट आंसर है आपका किसके अनुमोदन से हो सकता है इसका? तो ये आपके इसके अंतर्गत आपका जो महाभियोग विधेयक पारित करता है, कौन करता है? विनियोग, जो संसद से विनियोग पारित होता है, विनियोग विधेयक जो होता है वो आपके पारित होने के बाद ही आप संचित विधि से निकाल सकते हो। तो इसमें कहीं भी विनियोग नहीं दिए, तो इसलिए इसका आंसर क्या चला जाएगा? ई इज द राइट आंसर। ठीक, तो याद रखेंगे ये जो आपका है ये संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, मैं ये भी बता देता हूँ। तो ये संविधान के आपके अनुच्छेद 114 के अंतर्गत आता है, जिसमें संसद से विनियोग विधेयक पारित किया जाता है, उसके बाद ही आप संचित निधि से कोई भी धन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट 63, निम्नलिखित संसदीय समितियों में से सदस्यों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग बताएं कौन सी संसदीय समिति होती है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा बेटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट, विभागीय स्थायी समिति। ठीक है, जो विभागीय स्थायी समिति होती है इसमें जो मैं अगर बताऊं विभागीय स्थायी समिति में, थोड़ा मैं नीचे ले लेता हूँ जगह है यहाँ पे। तो जो विभागीय स्थायी समिति होती है उसमें आपके टोटल 31 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 31 सदस्य होते हैं, जिसमें आपके जो 21 होते हैं वो लोकसभा के होते हैं, और जो आपके इसमें 10 सदस्य होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर दूसरे नंबर प्राक्कलन समिति, हमारे पास बहुत सारी समितियां हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट समिति की बात कर लेते हैं। प्राक्कलन समिति की बात की जाए तो जो आपकी प्राक्कलन समिति होती है उसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से 30 सदस्य में से आपके 22 सदस्य 30 सदस्य होते हैं जो सभी के सभी लोकसभा से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मैं समिति की बात करता हूं तो सरकारी उपक्रम समिति। तो जो सरकारी उपक्रम समिति होती है उसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, और 22 में से 15 आपकी लोकसभा के होते हैं, और आपके जो 7 होते हैं वह राज्यसभा के होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आपकी आती है एक समिति और जो इसमें दी है लोक लेखा समिति। तो जो आपकी लोक लेखा समिति होती है उसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्य में से 15 आपके लोकसभा के होते हैं और आपके 7 आपके राज्यसभा के होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, जल्दी ना समझ आए तो रिपीट कर लीजिएगा उसी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है आपसे? कह रहा भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। भारतीय संविधान के विषय में उपरोक्त कथन में से निम्नलिखित में से एक किसका है?
केसी वियर का, हेराल्ड लास्की का, बी आर अम्बेडकर की, हर्बर्ट साइमन का। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा बेटा, इसका आंसर ए के साथ जाएगा, केसी वियर का है। ठीक है, केसी वियर, याद रखें, केसी वियर। नेक्स्ट में चलते हैं, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है? पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है? विकास में जन भागीदारी सही है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण वो भी सही है, राजनीतिक जवाबदेही और नागरिक को राजनीतिक प्रशिक्षण। तो इसमें जो राइट आंसर चला जाएगा आपका आंसर नंबर ए चला जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं कि जो पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी वो 1992 में आपका 73वां संविधान संशोधन था, 73वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था, जिसमें अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद आपका 243 में था, जिसके अंतर्गत आपकी पंचायती राज व्यवस्था की संवैधानिक दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट में चलते हैं, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो ये तो वन लाइनर क्वेश्चन टाइप है। तो परमाणु बम का जो आविष्कार किया था ये रॉबर्ट ओपेनहेमर ने किया था। कब किया था अगर मैं बात करूं तो ये किया था 16 जुलाई 1945 में। कहाँ पे किया गया था? अमेरिका में। कहाँ पे? अमेरिका में। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? यूरेनियम, रेडियम, थोरियम या कैडमियम। तो आप जानते हैं बेटा कि सब ये यूरेनियम, थोरियम, रेडियम सभी रेडियो एक्टिव तत्व हैं, बस इसे छोड़ के कैडमियम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैडमियम, क्योंकि ये सब क्या है, रेडियो एक्टिव किरणें प्रभावित करते हैं और रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं जिन्हें एक्टिनाइड श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, केमिस्ट्री का पार्ट है। नेक्स्ट, उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनिक सहसंयोजक और उप सहसंयोजक के वाले आबंध होते हैं। तो बेटा इसका जो राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा? पानी, ओजोन, अमोनियम क्लोराइड या ओजोन या अमोनियम ब्रोमाइड। तो इसमें मैं अगर बात करूं तो इसमें दो ऐसे हैं जहां भी आपको अमोनियम दिख जाए वो सब आपके क्या होते हैं? सहसंयोजक क्या होते हैं? उप सहसंयोजक आयनिक बॉन्ड होते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड को ले लो या अमोनियम ब्रोमाइड। कैसे? देखो आयनिक वर्ड का मतलब क्या होता है? आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। जैसे अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NH4Cl। तो NH4Cl की बात करूं मैं यहाँ पे थोड़ा साफ करता हूँ। तो यहाँ पे जो NH4 होता है वो आपका प्लस के साथ और Cl आपका माइनस के साथ टूट जाता है। इसी तरह अमोनियम ब्रोमाइड तो NH4 प्लस और Br माइनस। तो इसलिए चूंकि ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक भी या सहसंयोजक बॉन्ड भी बनाते हैं, और तो इसलिए आपका आंसर बी और डी, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ई चला जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों ही सही है। उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं, रेडियो एक्टिव युक्त गैस कौन सी है? कौन सी रेडियो एक्टिव गैस है? ध्यान दीजिएगा, गैस की बात कर रहा है तो आपकी रेडान है जो आपकी रेडियो एक्टिव गैस होती है, जिसका परमाणु संख्या क्या होती है? एटॉमिक नंबर आपका 86 होता है। ठीक है, जनरली ये गैस किसके लिए यूज की जाती है? जो रेडान, ये आपकी जो कैंसर में थेरेपी, रेडियोथेरेपी होती है कैंसर में, उसमें यूज की जाती है। निम्नलिखित नेक्स्ट, हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं? तो देखो बेटा हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2 और आपका 1H3। तो देखिए 1 में 1, देखिए जैसे न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, जो आपका एटॉमिक वेट होता है उसमें एटॉमिक नंबर को मल्टीप्लाई कर दो या आपका इलेक्ट्रॉन नंबर को, तो 1 से 1 गए 0, 1 से 2 गए 1, 1 से 3 गए 2। तो किस में नहीं होते आपके? प्रोटियम में, क्योंकि आपका पहला जो होता है 1H1 प्रोटियम होता है, N1H2 ड्यूटेरियम होता है, 1H3 ट्रिटियम होता है। तो जब 1 में 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। जब 0 आ जाएगा तो कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होते, इसलिए आपका आंसर ए पार्ट सही हो जाएगा। ठीक, चलिए ने बुपर पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो जब भी आपका बुपर पट्टी की बात करें तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, मतलब जस्ट सरफेस के ऊपर। तो सरफेस के ऊपर सबसे ज्यादा मात्रा में क्या है? आपकी ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन। तो जिसका प्रतिशत अगर पूछ ले तो आपका यहाँ पर जो ऑक्सीजन का प्रतिशत पाया जाता है ये 46% लमसम पाया जाता है, 46.8%, 46.8% पाया जाता है, जिसमें सिलिकॉन आपकी पाई जाती है 27.272%। उसके बाद जो कैल्शियम आपका 3.65% होता है, कार्बन 0.6% होता है। अगर बात की जाए कि धरती में हमारे सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है, तो धरती में हमारे अर्थ में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो धातु है वो आपकी एल्यूमिनियम पाई जाती है। ठीक है, अब बात ही करूँ अगर भूपर पट्टी की भी अगर बात यहाँ पे हुई है तो आपने देखा होगा कि भूपर पट्टी में 3 लेयर होते हैं। 3 लेयर में सियाल, सीमा और निफ है। ठीक है, ऐसे करके आपने लिया सियाल, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सिलेनियम और सीमा मैग्नीज होता है। उसके बाद निफ है, निकेल और आयरन होता है। तो इस तरह डिवाइड होते हैं 3 लेयर में। ठीक है, चलिए
तो इसका राइट आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है? जर्मन सिल्वर, पीतल, स्टील, ग्राफीन। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा डी के साथ, ग्राफीन इज द हार्डेस्ट पार्ट। ठीक है, सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। नेक्स्ट में चलते हैं, तो 72 हो गए हैं। नेक्स्ट में यहाँ चलते हैं, चलिए। हाइड्रोजन को जलाने से क्या होगा, क्या बनेगा? जब हाइड्रोजन को आप जलाते हैं तो क्या बन सकता है? तो हाइड्रोजन को जब भी आप जलाएंगे तो क्या बनता है? पानी बनता है। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? टीएनटी, टीएनजी, टीएनपी या नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। तो ये बेटा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म होगा, ये निषेचक के रूप में यूज होता है, ना कि विस्फोटक के रूप में। नेक्स्ट, ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता मापक का है? तो बेटा ये ऑक्टेन नंबर जो होता है बेटा आपके पेट्रोल के शोधन में यूज हुआ जाता है। तो जो आपका ऑक्टेन नंबर होता है, ऑक्टेन संख्या होती है पेट्रोल के प्रत्यास्फोटन या एंटीनॉक के गुण पाया जाता है, जिसके कारण इसमें स्फोटक रोधी गुणवत्ता पाई जाती है। और इसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हम लोग इसमें टेट्राएथिल लेड भी यूज करते हैं ना, टेट्राएथिल लेड या सीसा लेड का मतलब सीसा ऐड करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है? कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? सोडियम सल्फेट। देखिए यूरिया भी होती है, पोटेशियम नाइट्रेट भी होता है, सुपर फास्फेट भी होता है, मगर सोडियम सल्फेट नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा आंसर नंबर सी के साथ। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाता है? बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजनीकरण आपने पढ़ा होगा, पौधे में होता है जमीन के अंदर। तो ये जिस रूप में वो नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं नाइट्रेट। क्या बोलते हैं उसे? नाइट्रेट। ठीक है, नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरी करते हैं और घुलनशील होते हैं जल में, जिन्हें नाइट्रेट बोलते हैं। नाइट्रेट जल में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट, संवहन द्वारा ऊर्जा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। तो संवहन में आपको बता दूं, संवहन का मतलब होता है कन्वेक्शन। ठीक है, तीन चीजें होती हैं आपकी, कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है, रेडिएशन होता है। कंडक्शन क्या होता है? चालन, जिसे हिंदी में कहते हैं। जब एक पदार्थ मतलब जब ऊष्मा एक पदार्थ के दूसरे पदार्थ में, दूसरे स्थान में पदार्थ में चेंज हो जाए, बल्कि उनके कणों का स्थान ना चेंज हो। मीन्स कहने का मतलब कि ऊष्मा चेंज हो, यहाँ की यहाँ पहुंच जाए ऊष्मा, मगर उसके अणु वैसे के वैसे रहें, तो आपका चालन कहलाता है या कंडक्शन कहलाता है। संवहन क्या होता है या कन्वेक्शन क्या होता है? जिसमें ऊष्मा ऊष्मा संचरण का पदार्थ के कणों के स्थान में स्थानांतरण होता है, मतलब कण भी स्थानांतरित होंगे और ऊष्मा भी स्थानांतरित होंगे। तो इसके फॉर्म में आपके कौन से आ जाते हैं? गैस एंड द्रव। तो गैस और द्रव में जो आपका होता है उसमें क्या होता है? संवहन पाया जाता है। तो उसका मतलब चालन किस में पाया जाता होगा? चालन, इसका मतलब जो भी ठोस होंगे, ठोस में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो सब आपके चालन के अंतर्गत होते हैं। तो बात कर लेते हैं रेडिएशन की। रेडिएशन में स्थानांतरण जिसमें किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती। तो जैसे भी आपने देखा होगा कि रेगिस्तान ये मॉर्निंग में आपने देखा होगा या डे में देखा होगा, दोपहर में गर्म रहते हैं और ठंड, रात में देखते होगे उतना ही ठंडा हो जाता है। तो वो किसके कारण होता है? वो रेडिएशन के कारण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित अवस्था में से किसे गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? बताओ, गीले कपड़े कब सूख जाएंगे? जब आर्द्रता कम हो और तापमान ज्यादा हो। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जितनी कम आर्द्रता होगी और तापमान उतना ज्यादा होगा उतनी जल्दी कपड़े सूख जाएंगे, क्योंकि यही एक वो कंडीशन होती है जब हमारे पसीना आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंग होती है? तो मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो राइट आंसर होगा, आप सब लोग जानते हो कि ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे को ही मैकेनिकल वेव बोलते हैं या यांत्रिक तरंगे बोलते हैं। क्या करते हैं? मैकेनिकल वेव बोलते हैं, यांत्रिक। इसके अलावा जो आपके रेडियो वेव होते हैं, एक्सरे वेव होते हैं, जो लाइट वेव होते हैं, वो सब आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। मतलब ये तीनों क्या होंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होंगी, और ध्वनि तरंग आपकी क्या होगी? मैकेनिकल वेव होगी या यांत्रिक तरंगे होंगी। ठीक है, या इसे को हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे होंगे। मनुष्य के आहार नाल में कौन सा प्रमुख भाग नहीं है? मुख, गुहा, अमाशय, यकृत, आंत। तो भैया यकृत नहीं होता इसमें। ठीक है, बाकी आपका मुख, गुहा, आंत, अमाशय तीन होते हैं। ठीक है, मैं टॉपिक वाइज कुछ साइंस के पोर्शन रखूंगा जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। निम्नलिखित में किस बंधन द्वारा डीएनए की श्रृंखला बंधी
होती है? नाइट्रोजन बंध द्वारा, हाइड्रोजन बंध द्वारा, कार्बन बंध द्वारा या ऑक्सीजन बंध द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा? एक मिनट, अरे 81 से कुछ रहेगा, यहाँ पे आ जाओ पहले। 82। सेंधा नमक में से कौन सा खनिज होता है? तो सब लोग जानते हैं सेंधा नमक में क्या होता है, बताइए। सेंधा नमक में क्या होता है? NaCl होता है, सोडियम, सोडियम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में। पसीना उस स्थिति में सबसे अधिक निकलेगा जब तापमान कम होगा, हवा आर्द्र होगी, सूखी होगी, क्या होगा? जरिए पढ़िए और बताइए इसका। मैंने अभी पीछे इसका आंसर बताया है। क्या बताया है कि जब ताप अधिक हो और हवा आर्द्र हो, मतलब हवा कम, आर्द्रता कम हो और ताप ज्यादा हो, तब आपके क्या होगा? पसीना निकलेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, ये सब कॉन्सेप्ट फिजिक्स के हैं, मैं आपको बताऊंगा, परेशान न होइए, कुछ कुछ टॉपिक लेके मैं आपको कवर करा दूंगा। गैल्वेनाइज लोहे की पतली परत चढ़ाई जाती है, किसकी चढ़ाई जाती है? तांबे की, टीन की, जस्ते की, एल्युमिनियम की, कि इनमें से कोई नहीं? तो इसमें बेटा आप याद रखेंगे, गैल्वेनाइजेशन के द्वारा जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। किसकी परत चढ़ाई जाएगी? जस्ते की, जिसे जस्तीकरण करते हैं, गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। सीएनजी को ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त होता है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में क्या मौजूद होता है? तो सबसे ज़्यादा मात्रा में आपकी क्या होती है? मेथेन होती है, जो कि 80 to 90% होती है। मेथेन का स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं, 4 हाइड्रोजन से कोवेलेंट बॉन्ड से बंधी होती है। ठीक है, अगर इसमें बात की जाए तो इसमें 4 सिग्मा होते हैं। ठीक है, 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तत्काल ऊर्जा प्राप्ति के लिए एक एथलीट को निम्नलिखित में से क्या लेना चाहिए? तो उसे क्या लेना चाहिए? उसे लेना चाहिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या विटामिन। तो इसे लेना चाहिए कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, नेक्स्ट में, सिल्क निम्नलिखित में से किससे निर्मित होते हैं? तो किससे होते हैं बताइए इसका आंसर? कोलाजीन से, फिल्वरीन से, एलास्टीन से, कैराटीन से। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, आंसर नंबर सी के साथ जाएगा, कैराटीन। कैराटीन जो होता है आपके नाखून बालों में भी पाया जाता है, जिसके कारण उसमें वृद्धि होती है नाखूनों में, नाखून हो गए, बाल, इन सब में भी आपके कैराटीन पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लाइसोसोम में पाया जाता है? लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसमें आपका ज़्यादातर एंजाइम आपका जंतु कोशिका में होता है। इसमें प्रोटीएज, फॉस्फेट, राइबोन्यूक्लियेज और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज सब पाए जाते हैं। तो इसलिए अगर इसमें चारों पाए जाते हैं, इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा वो ए हो जाएगा, एक से अधिक। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की अवस्था की अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो बताइए ये कहाँ संपन्न होती है? तो ये आप याद रखें बेटा, केवल ट्रोमा में। तो क्योंकि जो हमारे प्रकाश संश्लेषण में ऐसे लेयर बाई लेयर होती है अंदर, तो इन लेयरों के बीच में हमारे ट्रोमा सेंटर होते हैं, स्ट्रोमा सेंटर होते हैं, जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, चलिए 90 नंबर में आते हैं। निम्नलिखित में से किस बंधन द्वारा डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती हैं? तो आप बताएंगे किस बंधन द्वारा बंधी होती हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा राइट, हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा डीएनए की बात की गई है, तो डीएनए की खोज वाटसन एंड क्रिक ने की थी, ये एक मॉडल प्रस्तुत किया था। और इसकी जो डीएनए की रचना 2 न्यूक्लियोटाइड से चैनों से जुड़ी होती है। आपने देखी होगी, कुछ ऐसे ऐसे होती है आपकी, और ऐसे ऐसे ऐड होती हैं ये। ठीक है, ऐसे करके, तो ऐसे ऐड होती हैं 2 न्यूक्लियर, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण में अनिवार्य है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य होता है? तो बेटा आपका नाइट्रोजन अनिवार्य होता है। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में सही सम्मिलित कीजिए हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी किसका अध्ययन करते हैं? हिस्टोलॉजी से तो बेटा ऊतकों का अध्ययन होता है। ठीक है, उसके बाद आपका लिस्मोलॉजी आपकी मेधा संबंध, लिस्मोलॉजी से आपका झीलों से संबंधित है। ठीक है, ये नहीं है झील। पेडोलॉजी आपकी मेधा से संबंधित है। सिल्वीकल्चर, जो सिल्वीकल्चर होता है वो किससे रिलेटेड है? ये आपकी वन के वृक्षों या उत्पादों से रिलेटेड। तो क्या हो गया आपका? पहले का पहला, दूसरे का दूसरे का कौन सा? चौथा, तीसरे का दूसरा, और तो 1 4 2 देखते हैं 1 4 2 किसमें। तो पहले का आपका क्या हो गया? पहले का पहला ए का ए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट हो जाएगा ACDB। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में किसे पादप एवं जंतु का संयोजक जीव कहा जाता है? जिसमें पादप के भी गुण होते हैं और जीवों के भी गुण होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा युगलीना। जो युगलीना होते हैं, इन्हें जंतु की भांति कसाब अंग होते हैं,
पादपों की भांति हरित लवक भी पाए जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण की भी क्रिया करते हैं, इसलिए दोनों के बीच में इन्हें संयोजक कड़ी मानी जाती है। शरीर में अम्लीयता और क्षारकता के बीच कौन सा तत्व संतुलन बनाए रखता है? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखेंगे। अम्लीयता और क्षारीयता के बीच जो संतुलन बनाता है वो आपका फास्फोरस बनाता है। ठीक है, कौन बनाता है? फास्फोरस तत्व। जब ईस्ट द्वारा ग्लूकोज का किण्वन होता है तो अंतिम उत्पाद क्या बनता है? तो भैया अंतिम उत्पाद एथेनॉल और CO2 बनता है। क्या बनता है? अंतिम उत्पाद एथेनॉल और CO2। एथेनॉल में C2H5OH। कभी कभी देखिए ऐसे नाम ना देके आपको दे देगा C2H5OH और CO2, तो इस तरह दे देगा फिर C2H4OH, तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए पूरा नॉलेज रखो। एथेनॉल मतलब C2H5OH, एथेनॉल तो C2H5CHO। नेक्स्ट कहाँ तक हो गया? 95 में आ जाते हैं। 96 क्या कह रहा है? वित्तीय वर्ष 2021-22 बिहार बजट की गई है घोषणाओं में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 3 नए विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे, पहला इंजीनियरिंग, दूसरा मेडिकल, तीसरा खेल। ओके। 5 जिलों में फार्मेसी कॉलेज खोले जाएंगे, ठीक है, ये भी सही लग रहा है। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है? 10 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। ओके। 2035 तक 100% साक्षरता की प्राप्ति की जाएगी। ओके, तो इसमें से जो गलत कथन है वो आपका है डी पार्ट। डी इज द राइट आंसर, क्योंकि हमसे गलत पूछा ना कि सही। तो ये तीनों चीजें हो रही हैं क्योंकि हमने करंट में पढ़े हैं इस चीजों को। तो ये 2035 तक ना होके इसका जो राइट आंसर अगर इसको भी सही करना होता तो यहाँ पे 2035 न करके 2030 दिए होता तो फिर हमारा ई ऑप्शन सही हो जाता, क्योंकि एक से ज्यादा हमारे सही हो रहता। ठीक है, चलिए 97 देख लेते हैं। 2019-20 में गेहूं उत्पादन करने वाले बिहार के 3 शीर्ष जिले का अवरोही या घटते क्रम में नाम बताएं। तो इसका जो हो जाएगा आंसर नंबर कौन सा जाएगा? आप देखिए, पॉज करिए, बताइए इसका आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये बी पार्ट होगा, रोहतास, मुजफ्फरनगर और सीतामढ़ी। ठीक है, और न्यूनतम के रूप में बेगूसराय हो जाता है। वो सॉरी, हाँ बेगूसराय है। चलिए 9-10 बिहार के कितना प्रतिशत आबादी कृषि और उसके सहवर्ती क्षेत्रों से संलग्न है? तो बेटा कम से कम 74%, 74% जो आपके है 19-20 के अनुसार। ये डाटा किसके अनुसार है? 2019-20। 2019-20 के अनुसार ये जो डाटा है उसमें बिहार 74% जो आबादी है वो कृषि के लिए सहवर्ती है। ठीक है, कार्यों के लिए। निम्नलिखित में उत्पादन के क्रियाशील साधन कौन से हैं? तो जो उत्पादन के क्रियाशील साधन होता है वो आपका होता है श्रम, श्रम के अंतर्गत आता है। ठीक है, निम्नलिखित में ऐसा कौन सा स्थिर लागत नहीं है? बीमा प्रीमियम, कच्चे माल की लागत, फैक्ट्री का किराया या ब्याज, उपयोग में से कोई नहीं। तो जो आपका ब्याज है बेटा वो आपका स्थिर लागत नहीं होती, घटती बढ़ती रहती है। भारत की अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस रूप से परिभाषित किया जा सकता है? किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि ये एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, किसके रूप में? एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में इसे परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट, भारत के किस वर्ष से राष्ट्रीय आय की गणना GDP की जगह GVA के बाजार मूल्य पर की जाएगी? तो आप मुझे बताइए कब से की जा रही थी? ये आपकी 2015 से, 2015 से आपकी ये आधार GDP पे की जा रही है। तो इसका GDP का अगर बात करें तो जो GDP होती है वो आधार मूल्यों पर GVA प्लस उत्पादन कर सब्सिडी होती है, ये बराबर GDP होती है इसके। चलिए 103 में देख लेते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना ए में एक समस्या है, अल्प रोजगार, मुद्रास्फीति, बचत, निम्नतर स्तर, असंगठित क्षेत्र या उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा असंगठित क्षेत्र, एक समस्या है। ठीक है, ये असंगठित क्षेत्र ही हमारी एक प्रकार की समस्या है जो राष्ट्रीय आय की गणना कहीं हमारी आय, उत्पादन, व्यय विधियों के संयोजन से की जाती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 3 जिले का समूह बताइए। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाले कौन कौन से जिले हैं? तो उसमें से आपके पटना आ जाता है, पूर्वी चंपारण और मधुबनी। क्या आ जाता है? पटना आ जाता है, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरनगर। ये 3 जिले हैं जो सबसे ज्यादा थे इन 2011 की जनगणना के अनुसार। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा जिला में है और शेखपुरा की जनसंख्या कितनी है?
तो ये जो आपकी बेटा शेखपुरा की जनसंख्या है वो 6.4 लाख थी 2011 जनगणना के अनुसार। ध्यान रखिए, अब तो बहुत बढ़ गई होगी। 2011 के अनुसार बात करें तो दूसरे नंबर में आपकी 6.6 थी, जो किसकी थी आपकी, मुझे लगता है ये शिवहर, शिवहर जो है जिला उसकी थी 6.6। ठीक है, शिवहर जिले। चलिए, आम बजट 2020-21 की कुल राशि कितनी है? चलिए देखिए, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बताइए क्या है। तो आप ना इसका दो चीज़ याद रखा करिए, एक तो आगे का 2 डिजिट और पीछे की 2 डिजिट, जो क्या हो गया 34,83,236। ठीक है, तो 34 स्टार्टिंग में याद रखिए और 36 लास्ट में याद रखिए बस। इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो ये आपकी की गई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना। जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी ये कब से कब हुई? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी वो आपकी 1985 से 90 के बीच थी। ठीक है, जिसमें इंदिरा गांधी आवास योजना चालू की गई थी। उसके बाद विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा कब प्रभाव में आया था? तो ये आपका आया था जून 2000 में। कब आया था? जून 2000 में। जून 2000 में ये आया था। नेक्स्ट में चलते हैं। कैसे सिमको और ग्रामीण सिमको के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या रखा गया है? तो इसका जो आधार वर्ष है वो था आपका 1986-87। 1986-87 में जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष रखा गया था, उसके आधार पर जो नया रखा गया है वो 2016 को रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि इसमें पूरक पोषण, टीकाकरण, पोषण स्वास्थ्य शिक्षा और रेफरल सेवाएं ये सब आपके इसमें आती हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कोई भी अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। इसके अलावा भी हैं जो सम्मिलित नहीं है, जैसे आपका पोषण, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, ये भी इसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ये सब। किस राज्य ने अपने 5 वर्ष में राज्य के मूलभूत शिक्षा को बदलने के लिए साल्ट कार्यक्रम चालू किया है? साल्ट तो किसने किया है ये आपका? 1 मिनट, शायद मुझे लगता है कुछ क्वेश्चन रह गए हैं। कौन सा था ये? 110, यहाँ पे आ जाओ। 111। वर्तमान में महान्यायवादी को जून 2022 तक 1 वर्ष के लिए सेवा विस्तार कर दिया गया है। वो महान्यायवादी कौन है? तो ये है बेटा आपके वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल। क्या है आपके? के वेणुगोपाल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल के रूप में इन्हें कार्यभार दिया गया। नेक्स्ट, स्टीफन लोफवेन ने किस देश के प्रधानमंत्री का पद से इस्तीफा दे दिया है? तो लोफवेन बेटा आपके थे स्वीडन के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने अभी फिलहाल में इस्तीफा दिया है। ठीक है, संसद में विश्वास मत पात्र न होने की वजह से। किस सोशल मीडिया ने भारत के लिए एक नए शिकायत अधिकारी के रूप में जेरेमी केसल की नियुक्ति की घोषणा की गई? कि किसके लिए की गई है? तो ये आपकी की गई है ट्विटर के लिए। ट्विटर के लिए। नेक्स्ट में, भारत में कोविड-19 के 100% टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर कौन सा बन गया है? तो ये आपका बना है भुवनेश्वर, उड़ीसा का। फियर्सली फीमेल द द्युति चंद स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं ये कौन है आपके, बताइए। इस पुस्तक के लेखक है आपके संदीप मिश्रा। कौन है आपके? संदीप मिश्रा। नेक्स्ट में चलते हैं। राही सरनोबत के किस स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? रानी, तो ये आपके किससे रिलेट करती हैं? ये हैं आपकी शूटिंग से, निशान। तो उसमें आपके सरनोबत ने पुरस्कार स्वर्ण पदक जीता है, जो कि आपके क्रोएशिया के ओसीजेक में हुई थी शूटिंग की दौड़ तक। कितने मीटर की? 25 मीटर की, जिसमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। व्हाट्सएप पेमेंट इंडिया बिजनेस के प्रमुख रूप से किसे नियुक्त किया गया है? तो व्हाट्सएप पेमेंट इंडिया बिजनेस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है महेश महात्मे को। किसको? महेश महात्मे को। ठीक है, चलिए। भारतीय थल सेना के मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो याद रखिएगा, क्या पूछ रहा है आपसे? थल सेना का मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास। तो मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास आपका किसके साथ किया गया है? ये आपका अम्पारा, श्रीलंका के साथ किया गया।
उसके अलावा जो आपके कजाकिस्तान के साथ किया गया है तो काजी हिंद, लिखे दे रहा हूँ मैं, कुछ और अभ्यास हैं, एक मिनट। आपका जो काजिंद काजिंद है वो कजाकिस्तान के बीच चालू किया गया है, और अमेरिका के साथ वज्र प्रहार का 11वां संस्करण, ठीक है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। ये कुछ है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। किस राज्य ने अपने अगले 5 वर्ष में राज्यों को मूलभूत शिक्षा को बदलने के लिए साल कार्यक्रम चालू किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने चालू किया साल कार्यक्रम, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। हाथी मिर्च के लिए किस राज्य को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो किसको लिए प्रदान किया गया? मणिपुर को किया गया है, जीआई टैग प्रदान किया गया, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं और जीआई टैग की बात करूँ कि तामेंगलोंग ऑरेंज जो कि मणिपुर का है उसे भी जीआई टैग दिया गया है। मीठा खीरा नागालैंड का जीआई टैग दिया गया है। जुडिमा राइस वाइन जो कि असम की है उसे जीआई टैग दिया गया है। जलगांव के केला जो है महाराष्ट्र राज्य का, उसे भी जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। तो कुछ जीआई टैग इसमें दिए। बिहार का प्रथम ट्रैफिक आईजी किसे बनाया गया है? तो ये प्रथम आपका बनाया गया है एम.आर. नायक को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्रथम ट्रैफिक आईजी किसे बनाया गया है? एम.आर. नायक को। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2021 का विषय क्या था? तो इसका जो 21 का विषय था, भूख को समाप्त करें, खाद्य सुरक्षा और बेहतर बनाएं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूख को समाप्त करें, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण प्राप्त करें। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय जांच ब्यूरो का विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है आपका प्रवीण सिन्हा को। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध दिवस होता है वो हर साल 30 जून को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए। राज्य के प्रथम पक्षी महोत्सव का टैगलाइन क्या है? तो इसका टैगलाइन है पक्षी यदि संग हैं जीवन में रंग हैं। तो ये इसके क्या है? पक्षी टैग, जो कि प्रथम पक्षी महोत्सव के टैगलाइन, जिसे बिहार का प्रथम पक्षी महोत्सव कलरव आयोजन में कहाँ पे? बिहार का प्रथम पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन जमुई जिले के नागी एवं नगड़ी पक्षी अभ्यारण्य में किया गया है। तो याद रखिएगा 3 क्वेश्चन बनते हैं कि पूछ लिया कि ये टैगलाइन दी गई है कि किस अभ्यारण्य में, तो नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य। दूसरा पूछ सकता है ये कहाँ पे है, तो ये बिहार में है। फिर उसके बाद कौन सा कह रहा है? बिहार का प्रथम पक्षी महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो वो भी नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में, ठीक है। तो ये चीज कब दिया गया? जनवरी 2021 में। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। कोरोना काल में चुनाव के लिए किस राज्य ने चुनाव आयोग के बेस्ट स्टेट कैटेगरी से पुरस्कृत किया है? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा किसका हो जाएगा? तो इसे किया है आपका बिहार ने, बिहार को किया है। तो बिहार को क्या किया है? आपको बेस्ट स्टेट कैटेगरी के लिए पुरस्कृत किया है कोरोना काल में, ठीक है। चलिए। इलेक्शन के समय दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध की पहली 2 इकाइयों की बेहतन बांध का संचालन शुरू हो गया। बांध का निर्माण किस देश में किया गया है? तो ये निर्माण किया गया है आपका चीन में। कहाँ पे किया गया है? चीन में। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध बेहतन बांध की पहली 2 उत्पादन इकाइयों के आधिकारिक रूप से चालू कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट। 2021 में फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो ये फुकुओका ग्रैंड ये सम्मानित किया गया है पालागुम्मी साईनाथ को, ठीक है। चलिए। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 को यूएई और ओमान में आयोजित करने के लिए स्थानांतरित कर दिया गया है। पहले यह टूर्नामेंट किस देश में होना था? तो पहले ये टूर्नामेंट भारत में होना था, उसे स्थानांतरित करके कहाँ कर दिया गया है? यूएई कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस श्रेणी में बैंकों के लक्षित आउटसोर्सिंग के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो ये आपके जारी किए सरकारी बैंकों के लिए, ठीक है। चलिए। एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक नेट रैक्स का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंदौर, एमपी। इंदौर में किया गया। केंद्रीय भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने इंदौर के एक हाई स्पीड ट्रैक नेट ट्रैक्स का उद्घाटन किया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में किस पूर्वी पड़ोसी देश के साथ भारत के स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, किस में किए हैं उन्होंने? म्यांमार से किए हैं। म्यांमार से किए। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? म्यांमार। ठीक है। चलिए उसके बाद हमारे और 15 क्वेश्चन रिमेनिंग बचे हैं, बस उसके बाद आपका पेपर फिनिश हो जाएगा। प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। 132 वर्ष 2021 में मिथिला मधुबनी पेंटिंग की किस कलाकार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है आपको दुलारी देवी को। और ये जो दुलारी देवी हैं ये आपके 7वें नंबर की कलाकार हैं जिन्हें मधुबनी पेंटिंग के लिए सम्मानित किया गया 2021 में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वर्ष 1975 में जगदम्बा देवी जिन्हें सबसे पहले मधुबनी पेंटिंग के लिए सम्मानित किया गया था। याद रखेंगे, सबसे पहले कौन सी? 1975 में जगदम्बा देवी। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत सरकार ने वर्ष 2019-20 में स्वास्थ्य और शिक्षा पर कितना खर्च किया गया है? तो ये किया गया है बेटा 1.5% आपके शिक्षा स्वास्थ्य में और 3.5% आपके शिक्षा में। भारत के राष्ट्रपति ने किस राज्य में अंबेडकर स्मारक की स्थापना की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला क्रिकेट कौन है जिन पर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के 4 साल डोपिंग का प्रतिबंध लगाया था? तो ये हैं आपके अंशुला राव। ये हैं आपके अंशुला राव जो कि आपके मध्य प्रदेश से रिलेटेड करते हैं। बजट 2020-21 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में किस तरह की जीडीपी वृद्धि अनुमानित की गई? तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बी आकार की वृद्धि अनुमानित की गई है। ITU ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, बताइए कौन है? तो इस समय जो है आपकी वो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा है। क्या है? इन्हें अगस्त 2021 में उसके कार्यकाल को 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। इसरो द्वारा चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कब करने की योजना बनाई गई है? तो ये प्रक्षेपण किया जाएगा 2022 में। इसके अलावा आपकी आदित्य एल प्रथम, इसको 2022 जून में लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद गगनयान, जो गगनयान है, गगनयान को भी भेजने की है। और साथ ही साथ जो मंगलयान 2 है, याद रखेंगे जो मंगलयान 2 है, मंगलयान 2 इसको 2024 तक भेजने की बात कर रहे हैं मंगल ग्रह में। ठीक है। तो ये नेक्स्ट में चलते हैं। तो ये आपके थे कुछ क्वेश्चन। अब मैथ कर लेते हैं। 10 क्वेश्चन मैथ के हैं। तो देखिए मैथ के क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन कर लेंगे नीचे। ठीक है। तो 141 क्या कह रहा है? यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो तो 16,000 पर 5% वार्षिक दर की दर से प्रति वर्ष 1.5 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी? तो पहले देखो बेटा फॉर्मूला क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होती है साधारण ब्याज 1 + r/100 की पावर n। ठीक। तो मैं यहाँ पे सॉल्व किए दे रहा हूँ, यहाँ पे पेज में जगह है मेरे, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो आपको क्या क्या गिवन है अगर मैं देखूँ तो क्वेश्चन में आपको ब्याज जो दिए रेट वो क्या दिए? वार्षिकी दिए। वार्षिकी के दिए 5%, तो अर्धवार्षिकी कितनी हो गई? 2.5 आप 2 का डिवाइड कर देंगे। ओके। अर्धवार्षिकी समय हमें टाइम कितना दिए? टाइम दिए हमें, या एन हमें कितना दिए? हमें एन दिए 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष को अगर अर्धवार्षिक देखेंगे तो 3 हमारे क्या हो जाएंगे? अर्धवार्षिक हो जाएंगे। तो अब देखिए हमारा जो फॉर्मूला ए बराबर क्या हो जाएगा? 16,000 1 + 2.5 डिवाइडेड बाई 100 पावर 3। अब इसको पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 25 4 जा 40। तो नेक्स्ट स्टेप कितना आ जाएगा? 16,000। अच्छा देखिए 1 + 1/40 की पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 16,000 41 हो जाएगा, एलसीएम लेने पर नीचे 40 रहेगा, ये पावर क्यूब। अब इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे 16,000 41 × 41 × 41 डिवाइडेड सब में 40 40 हो जाएगा।
तो 1 2 3 1 2 3 4 4 से कट जाएगा, एक 4 बचेगा। तो बेटा सिंपल सा, अब तीनों 41 41 का मल्टीप्लाई करके डिवाइड 1/4 कर दोगे तो अपने आप ही आंसर ये आ जाएगा आपका। ठीक, हो सकता है आपका आंसर ऐसा आए 0.25, तो उसी 0.25 को 1.4 लिख दे रहे हैं। ठीक, तो ये चीज़ है, आपको ये समझ लेनी। नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो 42 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहे हैं एक एक को 20 दिन में 30 दिन में 60 दिन में कंप्लीट करता है, तो मिलके कितने दिन में करेंगे। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा है, इससे समझेंगे। और इससे रिलेटेड में कुछ टॉपिक देखिए, जैसे फिक्स है ना कुछ टॉपिक, जैसे वर्क डे वाले, चकबंदी ब्याज, साधारण ब्याज, तो हर एक में एक एक दिन टॉपिक रख देंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आज तो हम क्वेश्चन कर ही ले रहे हैं। तो देखो जो आपका 60 दिन है सी वाला, जो ए वाला है वो क्या है 20 दिन में करता है। तो अगर 60 दिन की बात करेंगे तो 3 टाइम्स करेगा ए का 20 दिन के हिसाब से। ठीक है, अच्छा चलिए मैं नीचे बता देता हूँ। तो कह रहा है ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। ठीक है, तो चलिए मैं नीचे बता देता हूँ। तो आप ये मान लीजिए कि ए करता है 20 दिन, तो अगर इन तीनों के एवरेज निकाला हमने 60 दिन, तो 60 दिन में वो कितनी टाइम्स करेगा 3 टाइम्स करेगा। अगर हमारा बी करता है 30 दिन में, तो कितने 60 दिन में कितनी बार करेगा 2 बार करेगा। और अगर सी करता है हमारा 60 दिन, तो वो एक दिन में ही एक बार में ही पूरा का पूरा काम क्या कर सकता है कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पे कि 3 दिन में कितना काम करेंगे। तो 3 दिन में तीनों का काम कितना हो जाएगा, तो 3 क्रॉस 3 ए के लिए, और बाकी 2 दिन क्या ऐड हो जाएंगे, ये बी और सी ऐड हो जाएंगे। तो टोटल वर्क कितना होगा 3 3 9 और 2 1 3, तो टोटल वर्क हो गया 12 डेज। तो 12 दिन या 12 टाइम, ये 12 भाग क्या काम करेंगे 3 दिन में समाप्त करते हैं। तब 60 भाग कितने दिन में करेंगे, तो जब 12 भाग कितने दिन में करते हैं, तो अच्छा 60 भाग के लिए 3 दिन की बात कर रहा है, 3 लोगों के लिए, तो 3 गुणे 60 करेंगे डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 12 पंचे 60 5 3 15। तो जो ए है वो कितने दिन में कर लेगा 15 दिन में कर लेगा। अच्छा ये कॉन्सेप्ट अगर अभी ना समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसका और सरल से सरल कॉन्सेप्ट एक वीडियो बना दूंगा जिससे आप इसको और जल्दी से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी घबराने की बात नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर 15 डेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक मील पत्थर को 15 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में चल रही है उसकी उसी वही लंबाई की एक अन्य रेलगाड़ी 12 सेकंड में पार कर लेती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल बताई। तो अब देखो इसको, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। पहले बना लो हमारा मील का पत्थर, यहाँ से एक रेलगाड़ी आ रही है जो कितने में आ रही है आपकी रेलगाड़ी, जिसकी आपकी लंबाई कितनी है 150 मीटर है और 15 सेकंड में इसे पार किए दे रही है। तो पहले v1 निकाल लो, तो 150 डिवाइडेड बाई 15 तो कितना आ गया 10, तो 10 मीटर पर सेकंड में वो पार किए दे रही है। दूसरी दिशा से जो आ रही है उसका मान लो कि v2 कोई टाइम है वेलोसिटी, और ये भी सेम है तो 150 मीटर इसकी भी लंबाई है। ठीक है, अब वो कितनी देर में चल, तो जब भी आपको देखो हमेशा याद रखना कि अगर विपरीत दिशा में कोई भी आती है तो दोनों की जो वेलोसिटी है वो ऐड हो जाती है, v1 प्लस v2 बराबर टोटल। ठीक, तो v1 प्लस v2 बराबर टोटल दूरी, तो टोटल दूरी कितनी हो गई 150 प्लस 150 दोनों की, और टोटल दूरी बटे टाइम कितना हो रहा है इसका, दूसरी वाली कितने में करे 12 सेकंड में, तो 12 कर दिया। यहाँ पे जो दोनों का वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगी पहले थी हमारी 10 और दूसरी हमारी v2 है। ठीक है, तो थोड़ा मैं इसको हटा रहा हूँ, छोटा और लिख रहा हूँ। तो 10 प्लस v2 इक्वल टू कितनी हो जाएगी 300 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा 12, तो 12 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो यहाँ पे v2 कितनी आ जाएगी 25 माइनस 10 बराबर 15। तो ये जो आंसर आया 15 मीटर पर सेकंड में। मगर हमसे क्या पूछ रहा है, आंसर किस में पूछ रहा है हमारा, देखिए आंसर क्या किलोमीटर, तो हमारा जो आंसर आया वो 15 आया। तो मैंने आपको बता देता हूँ कि जब भी मीटर पर सेकंड में हो और हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज हो तो 18/5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए। तो 5 3 जा 15 और 18 3 जा 54, तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 54 किलोमीटर। अब अगर किलोमीटर पर आवर में है तो जैसे 54 में दिखा देता हूँ, और इसको मीटर पर सेकंड में बदलना तो 5/18 का मल्टीप्लाई कर देना, डिवाइड का मल्टीप्लाई, तो 18 3 जा और 5 3 जा 15, तो फिर से आगे 15 मीटर पर सेकंड। तो ये चीज़ें आप याद रखो, इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। नेक्स्ट, ये तो बहुत सरल है, कह रहा है कि मान ज्ञात करिए। क्या करिए, मान ज्ञात करिए। तो कैसे करेंगे, पहले एलसीएम लेते जाओ, मैं एक का बता रहा हूँ, जैसे x लिए तो x प्लस 1/x हो जाएगा,
दूसरे में x+1 2 हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। तीसरे में x+3 हो जाएगा, x+1 हो जाएगा, x+2 हो जाएगा। तीसरे में x+4 हो जाएगा, नीचे में x+3 हो जाएगा। तो ये से ये कट गया, ये से ये कट गया और ये से ये, तो क्या बचा हमारे पास x+4 डिवाइडेड बाई x। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर लेंगे। x, एक मिनट, हमारे पास बचा क्या, x+4 डिवाइडेड बाई x। तो अलग अलग कर लो तो क्या हो जाएगा, देखो अलग अलग करेंगे तो x बाई एक्स हो जाएगा और 4/x हो जाएगा। तो x बाई एक्स से कट गया तो 1 हो गया, 1 + 4/x। तो जो आपका आंसर क्या हो गया, ए पार्ट, सी पार्ट इज द राइट। कह रहे एक आयताकार खेत के कोने पर एक एक गाय 7 मीटर की रस्सी पे बंधी है, दो कोनों पे। ठीक है, तो ये मान लीजिए एक हमारा रेक्टेंगल पे एक इस कोने में बंधी है, एक इस कोने में बंधी है, ये इसकी 7 मीटर। ठीक है, कह रहा लंबाई 40 है और उसकी चौड़ाई 30 है, तो बताओ जो रिमेनिंग एरिया है इसका एरिया। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं यहाँ पे नीचे बता देता हूँ। तो एक ये पार्ट में रस्सी बंधी है, एक ऐसे बंधी है यहाँ से यहाँ तक, ये 7 है, ये 7 है, ये 40 है, ये 30 है। तो बेटा देखो अगर हम ये पूरा एक सर्किल बनाते हैं तो अगर हम यहाँ पे पूरा एक सर्किल बना देते हैं तो ये सर्किल का ये जो पार्ट होता है 1/4 पार्ट होता है, और हम जो आपको फिगर बना रहे हैं उसमें भी ये क्वाड्रेंट पार्ट दिख रहा है। क्या पार्ट दिख रहा है, क्वाड्रेंट। तो हम जानते हैं क्वाड्रेंट का जो एरिया होता है πr² बाई क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, 4 होता है और रेडियस इसकी दी है 7, ये 40 है, ये 30 है। तो देखिए क्या कर देना हमें, चूंकि 2 हैं तो 2 इंटू πr²/4, और पहले ये निकाल लेना। तो क्या करें, 2 से 2 डिवाइड किया, पाई की वैल्यू 22/7 रखी और आर की जगह 7 इंटू 7 और डिवाइडेड बाई 2, जो बचा 2 से काट दिया 11 हो गया, 7 से काट दिया 1 हो गया, तो 11 से बन जाए 77। तो 77 आपका जो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर है वो किसका एरिया आ गया, इन दोनों का आ गया। टोटल एरिया निकाल लेते हैं। तो सर रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और उसमें से जो हमारा 77 आया घटा देंगे तो जो हमारा साइडेड एरिया उसका आंसर आ जाएगा 1200 माइनस 77, तो कितना आ जाएगा 1123। ठीक है, तो देखते हैं ये ऑप्शन है कि नहीं। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी, सी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए 5 लड़के 4 लड़कियां इतने दिन में करती हैं, ये क्वेश्चन में थोड़ा हम बाद में बताएंगे। इसका जो राइट आंसर है ये है, मगर इसके जो वैल्यू है वो गलत आ रही हैं, तो इसको हम छोड़ देते हैं, इसको हम बाद में बताएंगे। दी गई श्रृंखला में प्रथम चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, जैसे 19 13 के बाद 19 30 48 40 75। तो देखिए यहाँ पे 13 में कितना ऐड करोगे, 6 करो तो 19 हो गया, 19 में आप कितना ऐड करोगे 11, तो क्या हो गया 30। अच्छा देखिए इसमें एक बार में दिमाग लग गया तो ठीक है, नहीं तो स्किप करके आगे बढ़ जाओ, फिर बाद में देखें। और उसके बाद आप जैसे ही 30 में आई थिंक कितना ऐड करेंगे 25, तो 18 कितना आ जाएगा आपका 48, और 48 में फिर कितना ऐड करेंगे कि 75 हो जाए तो शायद 27, तो क्या हो जाएगा 75। अब देखिए 6 में आप 5 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में आप 7 ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 में अगर 9 ऐड करेंगे तो 27 हो जाएगा। मतलब अब 27 में फिर आपको ऑड नंबर 11 ऐड करना पड़ेगा, तो 33। तो ऐड करोगे 75 में तो कितना हो जाएगा आपका 75, 27 में फिर 33 ऐड कर दोगे। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ऐड करना जो ओवरऑल है, तो देखिए 75 था, 75 में 27 तो हमारा ऐड करना और साथ में 11, तो क्या हो गया आपका 33। सो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 113। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 113। चलिए और 3 क्वेश्चन है उसे भी देख लेते हैं। कह रहा है यदि ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम हो तो बी का ए के वेतन से कितने % अधिक हो। देखो ऐसे सवालों में जिसका बाद में पूछे उसको मान लो, जैसे मान लिया बी का वेतन 100 था तो ए कितना हो जाएगा, जैसे बी का 100 था तो ए बी से कितना कम है 40% कम है, मतलब 100 का 40% निकालोगे कितना हो जाएगा 40/100, तो 40। ठीक है, तो 40% कम है तो 40 कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा 100 में 40 तो 60 आ जाएगा। तो ए का बी का 100 है तो ए का 60 आ गया। अब कह रहा बी का वेतन ए से कितना अधिक है, तो बी का वेतन कितना हो जाएगा 100 में से 60 घटा दो
और ए से पूछा तो ए का मल्टीप्लाई कर दो, तो 40/60 इंटू परसेंटेज पूछा तो 100 का मल्टीप्लाई, तो 40/60 इंटू 100 तो क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 100, तो 200/3 फ्रैक्शन में लिखोगे तो 63.22/3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है यदि धनात्मक संख्या उसके व्युत्क्रम का योग, तो मान लीजिए x माना, उसका व्युत्क्रम किया 1/x का योग कर दिया, प्लस लगा दिया। कह रहा है उस संख्या के व्युत्क्रम का अंतर, उस संख्या के व्युत्क्रम का अंतर का 3 गुना, तो 3 का गुणा कर दिया, वह संख्या होगी। तो बस इसको सॉल्व कर लो, तो देखो एक जगह x है प्लस 1/x है बराबर 1, तो क्या आ जाएगा x है, एक जगह 1/x है, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक जगह 3x माइनस 3/x हो जाएगा। तो ट्रांसपोज कर लो, तो यहाँ पे आ गया 2x और यहाँ पे 1/x प्लस 3/x, तो यहाँ पे 2x आएगा, यहाँ पे 4/x हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे x² बराबर क्या आ जाएगा 2, तो x बराबर क्या आ जाएगा √2, तो आंसर क्या हो जाएगा सी पार्ट। ठीक, और ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन और के आज के प्रैक्टिस सेट का। तो इसमें क्या दे रहा है, जैसे ये वैल्यू दी है, अब इसकी वैल्यू पूरा तो कुछ नहीं किया करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो 3a² माइनस 3a प्लस 3, 2a² प्लस 2a प्लस 2, सब्ट्रैक्ट कर लो, तो यहाँ पे a² बचेगा, यहाँ पे 5a और प्लस का 1। ठीक, अच्छा देखो इसकी वैल्यू चाहिए तो एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे a² प्लस 1/a हो जाएगा, हमें इसकी वैल्यू, तो यहाँ से जो हमारा आ रहा है a² प्लस 1 बराबर 5a, तो आप मुझे बताएं कि यहाँ से अगर मैं शॉर्ट में सॉल्व करूँगा हमारा क्या आया a² प्लस i प्लस 1 बराबर 5a, तो आप बताइए a² प्लस 1/a बराबर क्या आ गया 5, और इसको भी अगर सॉल्व करोगे तो वही आता है यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, तो ये थे आपका आज का प्रैक्टिस सेट जो कि आपका बीपीएससी से रिलेटेड था। तो पूरा प्रैक्टिस सेट दोगे तभी आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे हैं, आपको कहाँ पे कितनी तैयारी करनी है, अपने आप को ऑब्जर्व करो और उसी अनुसार तैयारी पे लगो। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको बहुत ही मज़ा आया होगा, समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने 1.5 घंटे में कंप्लीट भी कर लिया। अगर सच में आपका पेपर आपको आता है तो आप 1.5 घंटे में आसानी से कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किया उसके बावजूद भी, तो आपको अगर सच में आता है तो आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं और अपना टारगेट 150 में 150 का ही लेके चलिए। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।